हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और इस सीरीज में इस सेशन में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बी, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, या फिर ऑप्शन सी, इनमें आलस की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो मधुमक्खियां जो होती है फूलों से मकरंद जमा करके रखती है। मकरंद क्या होता है? मकरंद जो होता है फूलों का मीठा रस होता है। फूलों का मीठा रस, फूलों का मीठा रस को ही मकरंद कहा जाता है और ये अच्छा सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का तो याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च भी कहा जाता है। तो फूलों का जो मकरंद होता है, जो मीठा जूस होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मधुमक्खियां जो है फूलों से मीठा जूस जमा करके रखती है क्योंकि जो है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मधुमक्खियां जो है फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्तों में भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अंततः मधुमक्खियां जो होती है इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो फाइनली ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भोजन के पोषक तत्व हैं? ठीक है, इनमें से जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन से हैं? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे जिसे रुक्षांश भी कहा जाता है, अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो डाइटरी फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो बताना है इनमें से आपको भोजन के पोषक तत्व कौन से हैं। तो खनिज लवण जो है भोजन के पोषक तत्व है, विटामिन भी भोजन के पोषक तत्व हैं। आहारी रेखांश की बात किया जाए, जिसे आहारी रेशे यानी रुक्षांश, तो रुक्षांश जो होता है ये पोषक तत्व नहीं है भोजन के। ये हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को किसी भी तरीके का पोषक प्रदान नहीं करता। लेकिन जल और रुक्षांश जो है हमारे बॉडी को काफी महत्वपूर्ण होता है। रुक्षांश जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही हमारे शरीर को ये पोषक प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये जो डाइटरी सिस्टम होता है उसको मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और जो अनपचा भोजन होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है रुक्षांश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन से पोषक तत्व है, तो खनिज लवण है और विटामिन विटामिन है। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है राइट है। यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन देख सकते हैं बी, केवल फर्स्ट और सेकंड ही इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अपना मार्ट से मंगाओ घर का सामान 15 मिनट में। अगला प्रश्न है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये क्या है? एनर्जी फूड्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला जो फूड्स होता है ये एनर्जी फूड्स कंसीडर किए जाते हैं। एनर्जी फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को ऊर्जा देने के काम में आते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुसरण के लिए आवश्यक है। ये भी बात सही है कि प्रोटीन और खनिज लवण जो है हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला और दूसरा ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। जी बिल्कुल, विटामिन सी जो होता है, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को जो है डिसीज होने से, बीमारी होने से बचाता है। अलग अलग डिसीज को
रोकता है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो है दिया गया है, आपको बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस जो है सही है। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड जिसे स्टार्च भी कहा जाता है, और शकरा। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड से मिलता है, तो शकरा या फिर मंड की बात की जाए तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ये दो ऐसे फूड्स आइटम है जिसमें मंड और शकरा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। एमिनो अम्ल की बात किया जाए तो एमिनो अम्ल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि एमिनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल क्या है, ये एक प्रोटीन है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है पूछा ना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो माफ करेंगे यहाँ पे जो पहला आंसर होगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बाकी दूसरा और तीसरा मंड और शर्करा जो है ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अमीनो अम्ल जो है एक प्रोटीन है, और यही आंसर होगा क्योंकि नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। फैट जो है भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और आपको सही कथन बताना है कि कौन सा सही ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अगर आप फैट कंटेनिंग फूड्स अगर अत्यधिक कंज्यूम करते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको मोटापा का कारण हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। दूसरा, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये भी बात सही कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट, ये जो होते हैं एनर्जी फूड्स के कंसिडर किए जाते हैं, एनर्जी फूड्स माने जाते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट है ये हमारे बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये भी ऑप्शन 2 राइट है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे ये रहता कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ वसा की तुलना में पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो पहला और दूसरा जो सही है, तो फाइनली ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोगों को जैसा मालूम है कि जल जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जल जो है हमें कई तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जल के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बातें सही है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही बात कहा गया है। दूसरा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही हैं। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, और मूत्र तथा पसीने के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है जल। तो फाइनली फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, इनमें से कौन एक असत्य है, कौन गलत ऑप्शन दिया गया है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल राइट है। विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन और आई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इसको आई को जो है स्वस्थ रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की देखें
तो विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है? नहीं, विटामिन B1 जो है ये घाव भरने में सहायक नहीं होता है। घाव भरने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी में अगर चोट लगता है, घाव लगता है, तो उस घाव को भरने में मदद करता है। और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करता है। तो ये ऑप्शन बी जो है गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। जी बिल्कुल, विटामिन सी जो है हमारे बॉडी को डिसीज होने से रोकता है, अलग अलग रोगों से लड़ने में भी सहायक प्रदान करता है विटामिन सी। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी क्या बताया जा रहा है? विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ऑप्शन डी भी राइट है। विटामिन डी जो होता है हमारी अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। तो ए, सी और डी ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो बी है वही गलत है और यहाँ पे पूछा गया था कौन सा गलत ऑप्शंस दिया गया है। तो फाइनली ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभाजनीय रोग, उसके बाद दिया गया है कैल्शियम से अस्थि क्षय होता है, आयोडीन से घेंगा रोग होता है, लौह से दंत क्षय होता है। तो कौन सा सही युग्म है, जोड़ा है, आपको बताना। तो कैल्शियम से जो होता है कैल्शियम की कमी अगर हो गई तो दंत क्षय होता है, दांत सड़ने स्टार्ट हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा रोग हो सकता है, जिसे गैटर डिसीज भी कहा जाता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। लोह यानी लोह का मतलब होता है आयरन, यानी आयरन की कमी से क्या दंत क्षय होता है? नहीं, ये बात गलत कहा गया है। आयरन की कमी से दंत क्षय नहीं होता है। तो ये जो होगा मिलान गलत है। तो पूछा गया उनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला और दूसरा जो है वो सही सुमेलित है। पहला और दूसरा जो है सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए ही जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं अभाज्य रोग है। तो अभाजनीय रोग क्या होता है? तो अभाजनीय रोग वैसा रोग होता है जब लंबी अवधि तक यानी लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण जो होने वाले रोग होते हैं उसी को अभाजनीय रोग कहते हैं। अगर आपको आपके डाइट में लंबे समय तक पोषक तत्व की कमी हो गई, अभाव हो गया, तो उसके कारण से जो होने वाले रोग होते हैं उसी को अभाजनीय रोग कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की कमी से जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। किसी भी ह्यूमन के बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसका जो बॉडी होगा वो बहुत ही स्लो डेवलप करेगा। अगला प्रश्न है तागा यानी धागा जिसे कहा जाता है पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना? कौन सा सही नहीं आपको बताना है। देखिए तागा जो बनता है किससे बनता है? तंतु जब मिलता है तो तागा बनता है, ठीक है। और तागा ही मिलकर करके क्या बनता है? फाइबर बनता है, कपड़ा का निर्माण होता है। ये जो होता है एक प्रोसेस होता है कपड़ा बनने का। पहले जो है तंतु का निर्माण किया जाता है, तंतु बनता है, तंतु से फिर तागा बनता है, फिर तागा के बाद जो है कपड़े की बुनाई की जाती है। तो पूछा जा रहा है इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई हो गया और जूट, ये सारे क्या है? ये सारे जो है पादप तंतु हैं और इसे पादपों से प्राप्त किया जाता है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। रुई और जूट जो है ऐसे तंतु है जिसे पादप से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी
जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है गलत है। ऑप्शन सी, रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। रेशम तंतु जो होता है ये रेशम कीट होता है जिसका नाम कोकून है, इसी से बनाया जाता है, खींचा जाता है। अगला है ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन की बात किया जाए या फिर रेशम की बात किया जाए, ये जो तंतु है इसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि तंतु भी दो तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। तंतु का जो सोर्स होता है वो दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो होता है पादप सोर्स जिसे पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा जो है आपका जंतु सोर्स। तो पहला उसके बाद ऑप्शन सी ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन बी जो होगा गलत है। जूट जो होता है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा था आपको, तो नहीं जो पूछा गया था, तो इसका राइट जो मैच होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही होगा। तो फाइनली ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। तो उपयुक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो कपास हो गया, जूट, रेशम तथा ऊन के जो तंतु होते हैं ये पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और वैसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं तो उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया, ये सारे जो तंतु है ये सारे संश्लिष्ट तंतु है। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे कौन से हैं? ये संश्लिष्ट तंतु है और ये रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। फ्लैक्स जो होता है ये पादप तंतु है, पादप तंतु है जो फ्लैक्स के पौधे से बनाया जाता है। और रेशम जो है ये जंतु से प्राप्त होने वाला तंतु है, तो रेशम भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फाइनली 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी 2, 3 और 4 यानी पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो है ये संश्लिष्ट तंतु है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, इनमें से कौन जल में विलय है? यानी इनमें से जो दिया गया है कौन वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ऑक्सीजन ये तो होता है, सिरका भी घुलता है, नींबू का जो जूस होता है ये भी वाटर सोल्यूबल है। ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है मिट्टी का तेल, जो केरोसिन ऑयल होता है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर में घुलता नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है ये वाटर सोल्यूबल है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑल दीज आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी का तेल छोड़ करके ये सारे जो दिए गए ये सारे वाटर सोल्यूबल है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, हाथ की हथेली, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट मटेरियल है? तो मटेरियल जो होता है उसके तीन नेचर होते हैं। जो पदार्थ होता है उसके तीन नेचर होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिसे पारदर्शी कहा जाता है। दूसरा होता है ओपेक, जिसे अपारदर्शी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जिसके मदद से बहुत ही क्लियरली आर पार दिखाई देता है। आर पार जो है हम बहुत ही क्लियरली तरीके से देख सकते हैं, वैसे मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। ओपेक मटेरियल
ओपेक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसके मदद से हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और वहीं पर ट्रांसलूसेंट की बात किया जाए, पारभासी मटेरियल, तो ऐसा मटेरियल जिसके मदद से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन क्लियरली पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। तो हाथ की हथेली ये तो ओपेक मटेरियल है, गत्ते का डिब्बा ये भी जो है ओपेक मटेरियल है। कांच की बात किया जाए तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तेल से लगा हुआ जो कागज होता है, देखते होंगे किसी भी पेपर पे जो ऑयल लगा होता है, जैसे आप लोग मार्केट से तेल वाला चीज लाते होंगे पकवान वगैरह, तो देखते होंगे कि उस पेपर में जो रैप करके देता है पकौड़े वाला, तो उसमें देखते होंगे कि उस पेपर में बहुत सारे जो ऑयल होते हैं वो लग जाते हैं। और उसी पेपर को जब आप देखने की कोशिश करेंगे आर पार, तो दिखाई तो देगा लेकिन बहुत ही क्लियरली तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो तेल लगा हुआ जो कागज होगा ये ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी पारभासी पदार्थ का उदाहरण होगा तेल लगा हुआ कागज। तो ऑप्शन 2 ही मात्र सही है, तो फाइनली ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है उस पर विचार करना है। निष्पावन जिसे विनोइंग मेथड कहा जाता है, निस्तारण डिकेंटेशन मेथड, ऑप्शन थर्ड निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन मेथड। तो पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। पदार्थों का पृथक्करण यानी देखते होंगे जब किसी दो पदार्थ से अनवांटेड अनवांटेड पदार्थ को, जो अनुपयोगी पदार्थ होता है उसको अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है। जैसे चावल हो गया, तो चावल जब आप लोग बनाते हैं तो चावल के साथ साथ छोटे छोटे जो होते हैं कंकड़ वगैरह भी मिले होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग चावल बनाने से पहले चावल से ये कंकड़ को क्या करते हैं हटाते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग यानी हस्त चयन विधि से चावल में जो कंकड़ मौजूद होते हैं पर्जिन्स होते हैं उसको हटाते हैं। तो इसी को जो है सेपरेशन मेथड कहा जाता है। तो सेपरेशन मेथड जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो निष्पावन निस्तारण निस्यंदन ये सारे क्या है, ये सारे जो है पृथक्करण के विधि है, सेपरेशन मेथड है। तो बताना था कि इनमें से कौन सा जो है पृथक्करण की विधियां हैं, तो तीनों है। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो दिया गया है ये तीनों पृथक्करण की विधियां जिससे एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि विनोइंग डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देख सकते हैं निष्पावन विधि जो होता है एक सेपरेशन का जो विधि है, इसमें धान में जो भूसी मौजूद होता है उसको अलग किया जाता है। जैसे आप जो है इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये जो है अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि धान को जो है धान में जो भूसी एक्स्ट्रा ऐड होता है उस भूसी को हटाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ विनोइंग मेथड यानी निष्पावन विधि से। इसमें क्या होता है एक सूप के मदद से हवा की दिशा में गिराया जाता है। तो इस धान में जो भी भूसा लगा होता है जो कि हल्का होता है वो हवा के साथ क्या हो जाता है, हवा के साथ बाहर की ओर गिरता हो जाता है और कहीं दूर जाकर के थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। और जो धान होता है और ये थोड़ा सा भारी होता है भूसी के मुकाबले में, भूसा के मुकाबले में, ये जो होता है क्या होता है एक जगह पे ढेर बनता हुआ चला जाता है। तो इस मेथड से क्या होता है धान में जो एक्स्ट्रा भूसी होती है उसको अलग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं हम लोग अवसादन और निस्तारण क्या होता है। अवसादन और निस्तारण, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को ही अवसादन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये वाटर ग्लास है, ठीक है। वाटर ग्लास में पानी भरा हुआ ग्लास में जब आप मिट्टी या धूल मिलाते होंगे तो जो धूल या मिट्टी के जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो नीचे बैठ जाना की जो प्रोसेस होता है जो प्रक्रम होता है उसी को अवसादन कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिट्टी एवं जल का जो मिश्रण है, तो यहाँ पे जो मिट्टी के जो कण है जो भारी कण है वो नीचे बैठ गए हैं तल पे सरफेस पे, इसी प्रक्रम को अवसादन कहा जाता है। अब बात करते हैं निस्तारण क्या होता है।
तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। अब इसमें जो अशुद्धि मिला हुआ है, तो बिना हिलाए इस जल को क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में हम अलग करेंगे। जैसे देख सकते होंगे यहाँ पे क्या है, मिट्टी जो है, मिट्टी के कण मिला हुआ है और पानी भी है। तो इस पानी को जो है, इस गिलास को बिना हिलाए इस गिलास का जो पानी है दूसरे गिलास में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रोसेस को जो है, इस क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। इसमें भी देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि दो मटेरियल जो है एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, यानी इस पानी में जो अशुद्धि मिला हुआ था, मिट्टी के जो कण मिले हुए थे, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और साफ पानी इस पे आ जाएगा। अब बात करते हैं फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन, जिसे फिल्ट्रेशन मेथड कहा जाता है। जैसे घरों में आप लोग चाय बनाते होंगे, तो घरों में जो चाय बनाते होंगे, तो चाय में जो चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती को किससे अलग करते हैं? चाय पत्ती जो अलग किया जाता है फिल्टर मेथड से किया जाता है, छलनी के मदद से, जैसा कि आप जो है इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। तो इसी मेथड को निस्यंदन मेथड कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो है कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बात करते हैं, देखते हैं। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बात तो ये सही कह रहा है कि किसी भी मिश्रण के कणों के अमाप में, यानी साइज में अगर डिफरेंस हो, तो उसको जो है चालन विधि से हम अलग कर सकते हैं। जैसे देखते होंगे आप लोग घर बनाने के टाइम, जो रेत होता है, जो बालू होता है, उसमें बहुत सारे जो होते हैं अशुद्धि मिले होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अशुद्धि भी मिले होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, चालन विधि से अलग किया जाता है, ये तो बात सही है। तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण भी किया जाता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल्ली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। अवसादन विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। नहीं, अवसादन विधि द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि देखिए कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, निस्तारण विधि द्वारा किया जाता है। निस्तारण विधि द्वारा जो होता है अलग किया जाता है। यहाँ पे अवसादन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, निस्तारण विधि अगर रहता तो सही होता। ठीक है, निस्तारण विधि, क्योंकि भारी कण जो सरफेस में बैठ जाते हैं उस प्रक्रम को अवसादन कहा जाता है, और बिना हिलाए जो है पानी को अलग किया जाता है, उस क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। तो रेत और जल के मिश्रण में जब रेत के भारी कण तली में बैठ जाएंगे, तो उस पानी को हम कैसे अलग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ निस्तारण विधि। तो ये बात तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये बात सही है, ऑप्शन सी भी राइट है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस के पृथक करने में किया जा सकता है, ये बात भी सही है कि वाष्पन की विधि से, यानी इवोपरेशन मेथड से जो है द्रव में घुले जो ठोस होते हैं उसको अलग किया जा सकता है। जैसे ये वाटर है, वाटर में सॉलिड सॉल्ट अगर हम डालते हैं और जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर सारे जो होंगे हीट होने के बाद इवोपरेट हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, ठीक है, भाप बन के निकल जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वाष्पन की विधि से द्रव में घुले ठोस को अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी राइट आंसर, ऑप्शन डी भी जो है सही कहा गया है। यहाँ पे जो सिर्फ एक ऑप्शन जो है बी गलत है, और गलत ही पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, ऑप्शन डी जेल। तो वो जो है संतृप्त विलयन कहलाएगा। मान के चलिए
हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये जो है वाटर से भरा हुआ गिलास है, वाटर से भरा हुआ गिलास है और इसमें हम लोग शुगर घोलना चाह रहे हैं, यानी जो है चीनी ऐड करके हम लोग घोलना चाह रहे हैं। तो देखेंगे, मान के चलिए इसमें हम शुरू में 100 ग्राम शुगर ऐड किए, तो देखिए कि ये जो है 100 ग्राम चीनी जो है बिल्कुल आसानी से घुल गया। फिर हम इसमें 200 ग्राम ऐड किए, तब भी देखिए कि ये क्या हो गया, इस वाटर में 200 ग्राम चीनी भी घुल गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसी वाटर में जो है 250 ग्राम जो है 250 ग्राम चीनी ऐड किए। तो देखिए जब 250 ग्राम इस वाटर में चीनी ऐड किए तो चीनी के जो कुछ पार्टिकल्स थे वो नीचे आकर के क्या हो गया, बैठ गए, नीचे आकर के बैठ गए, यानी वो नहीं घुले। इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे ज्यादा जो है अगर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो वो घुलेगा नहीं, बल्कि जो है सरफेस पे नीचे आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होते हैं संतृप्त सॉल्यूशन कहलाता है, यानी संतृप्त विलयन, यानी तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी अब क्या हो गया, संतृप्त हो गया। जैसे आप भोजन करते हैं, तो भोजन जब करते हैं, जब आप पूरा पेट भर खाना खा लेते हैं, पेट भर खाने के बाद जो है आपको इच्छा खत्म हो जाती है कि अब बिल्कुल भी जो है हम नहीं खा पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, आप अपने को बोलते हैं कि मैं जो है भोजन करके तृप्त हो गया, यानी अब इससे ज्यादा भोजन जो है मैं अपने अंदर नहीं डाल सकता। तो उसी तरीके के जो कंडीशन होते हैं उसी को जो है संतृप्त विलयन कहा जाता है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बेसिकली पूछा जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन को जो है गर्म करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, दो कंटेनर लेते हैं जिसमें एक ठंडा वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, और एक दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसमें हॉट वाटर है, यानी गर्म जल है, ठीक है। ये क्या है, इसमें हॉट वाटर है। अब दोनों कंटेनर में 200 ग्राम हम चीनी ऐड करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो बताइए चीनी जो है किसमें सबसे जल्दी घुलेगा। तो जो हॉट वाटर होगा उसमें चीनी जो होगा अत्यधिक सोल्यूबल होगा और जल्दी घुलेगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी जो होता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो होगा सॉल्यूट का वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो हॉट वाटर में जो है अत्यधिक सॉल्युबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो होगा सॉल्यूशन का बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। अगला प्रश्न है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। बेसिकली ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही घुमा करके पूछते हैं। यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कि किसी भी मटेरियल को जब हीट करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपांड करेगा, फैलेगा, या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, फैलता है। जब भी कोई मटेरियल को, पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो औजार में जो लोहे के फलक होते हैं, जैसे आप लोग कुदाल वगैरह लगाते होंगे, कुदाल में जो है हैंडल लगाते होंगे, ठीक है। तो हैंडल जो लगाते हैं, तो हैंडल लगाने के टाइम में जो फलक होता है लोहा का उसको हीट किया जाता है, ताकि हीट करने की वजह से थोड़ा सा एक्सपांड हो जाए और जो लकड़ी का हैंडल होगा उसमें आसानी से क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है।